हेलो बच्चों, मैं सारिका फिर से आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों में निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो परागण क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो वो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद उस परागकण का अंकुरण होता है, परागनलिका बनती है और उससे नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं जो स्त्री केसर में अंडाशय में जाके और मादा युग्मकों से मिल जाते हैं। तो नर व मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। तो परागण क्रिया के बारे में विस्तृत विवरण मेरे इससे पहले वाले वीडियो में दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। तो नर व मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। पादपों में निषेचन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है जो कि निम्न पदों में होता है। सबसे पहले परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उन परागकणों का अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद ये परागनलिका बनती है जिसकी वृद्धि होती है। फिर परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है और फिर द्विक निषेचन और त्रिक संलयन होता है। तो इन 5 स्टेप्स में हम फर्टिलाइजेशन को आगे, निषेचन को आगे पढ़ेंगे। जब परागण क्रिया द्वारा परागकण जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचने पर ही इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। वर्तिकाग्र की सतह से कुछ स्राव निकलते हैं जिनमें वसा, शर्करा, रेजिन जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कि परागकण को अंकुरण के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके द्वारा भी कुछ सिक्रेशन या कुछ स्राव स्रावित होते हैं जिससे कि ये परागनली जो वर्तिका में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले वर्तिकाग्र की सतह से स्राव निकलते हैं जिनमें वसा, शर्करा और रेजिन जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जिससे कि परागकण अंकुरित हो जाते हैं, उनके लिए उनको उपयुक्त माध्यम मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम अंकुरण काल के बारे में जानना आवश्यक है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उनके अंकुरण में जितना समय लगता है वो समय ही अंकुरण काल कहलाता है। यानी कि पोलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पर पहुंचा उसके बाद उसका अंकुरण कब होता है, उसके अंकुरण में कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं अंकुरण काल। तो अंकुरण के समय ये एक परागकण का चित्र है पोलन ग्रेन का। इसमें ये बाह्यचोल है और ये अंतःचोल है और ये यहाँ पे कुछ जगह पे बाह्यचोल उपस्थित नहीं होता जिसे बोलते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। तो अंकुरण के समय जनन छिद्र से अंतःचोल जो है वो परागनलिका के रूप में बाहर आ जाता है। ये अंतःचोल ये परागनलिका के रूप में बाहर आ जाता है। जब परागकण से एक नलिका निकलती है तो उसे एक नलीय परागकण कहते हैं। ठीक है। और कुछ परागकण ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जब परागकणों से बहुत सी नलिकाएं निकलती है तो उसे बोलते हैं बहुनलीय परागकण जो कि कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। अगर परागकण से एक से ज्यादा नलिकाएं भी निकले लेकिन क्रियाशील एक ही रहती है। तो इस तरह से हमने देखा परागकणों का अंकुरण किस तरह से होता है और अंकुरण काल क्या होता है और अंकुरण के समय किस तरह से जनन छिद्र से अंतःचोल है जो बाहर की तरफ परागनलिका के रूप में आ जाता है। अब है कि परागनलिका की वृद्धि किस तरह से होती है, किस तरह से पोलन ग्रेन की ग्रोथ होती है, वो कैसे बढ़ती है। तो जब परागनलिका है वो वर्तिका, उसकी वृद्धि जो है वो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। वर्तिका नली में उपस्थित संचरण ऊतकों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर वर्तिका नली 3 प्रकार की होती है। ये वर्तिका नली है, इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, इस तरह की। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तिका नली में क्या होता है कि कुछ जगह पे नली पाई जाती है
या फिर उसमें संचरण ऊतक भी पाए जाते हैं। तो संचरण ऊतक उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर वर्तिका नली निम्न 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खुली वर्तिका या ओपन स्टाइल। ओपन स्टाइल में क्या होता है कि वर्तिका खोखली होती है, ठीक है, और ऐसी वर्तिका में पराग नली को बीजांड तक जाने के लिए सीधा और साफ पथ होता है, ठीक है। और कुछ लेशमीय पदार्थ होते हैं जो पराग नली को पथ प्रदान करने में मदद करते हैं, जैसे लीलियम और राइबिस। इसमें क्या है, और आदिबंध वर्तिका जो होती है उसमें एक नली होती है जिसमें से पराग नली प्रवेश करती है, और कहीं कहीं पर 2-3 स्तरीय संचरण ऊतक भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये साइड में टिश्यू है और ये बीच में इसमें नली पाई जाती है। तो खुली वर्तिका में क्या है, वर्तिका पूरी तरह से खोखली होगी और ऐसी वर्तिका में पराग नली को बीजांड तक जाने के लिए साफ पथ होगा, ठीक है। श्लेष्मीय पदार्थ हेल्प करते हैं, म्यूकस मतलब श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं, तो वो पराग नली को आगे वर्तिका में इस तरह से वर्तिका जो है उसमें जाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से पराग नली चली जाती है। और आदिबंध वर्तिका में एक नली भी होती है और साइड में 2-3 स्तरीय संचरण ऊतक होते हैं। संचरण ऊतक इस तरह के होते हैं, ठीक है। और ये स्टाइल कैनाल है, ये वर्तिका की ये नली होती है, ठीक है। ये बीचों बीच में इस तरह की नली होती है जहां से कि पराग नली का प्रवेश कर जाती है। और क्लोज वर्तिका ऐसी होती है जो कि ठोस होती है, और अधिकांश पौधे होते हैं इनमें ठोस वर्तिका ही पाई जाती है, और इनमें वर्तिका के केंद्रीय भाग में उपस्थित उत्तक पैक्टिनेज एंजाइम की क्रिया से नष्ट होता है और एक मार्ग बन जाता है। ये जब परागनली प्रवेश करेगी तो अब ठोस स्टाइल है, ठोस स्टाइल में सीधा कैसे प्रवेश करेगी, तो उस क्या होता है कि जो ठोस स्टाइल है या क्लोज स्टाइल है उसमें वर्तिका के केंद्रीय भाग में जो उत्तक है उसको नष्ट करके ही परागनली अंदर प्रवेश कर सकती है, और वो पैक्टिनेज एंजाइम की क्रिया से नष्ट होता है। तो इस तरह से एक मार्ग बन जाता है, एक पथ बन जाता है। ओइनोथेरा और पिटूनिया है, उसमें परागनली वर्तिका के केंद्रीय भाग की जो कोशिका है उनमें उपस्थित अंतःकोशिकीय स्थानों में वृद्धि करती है, ठीक है। और परागनलिका की वृद्धि सदैव अंडाशय की ओर होती है। ये एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती है। कैसे कि वो हमेशा अंडाशय की ओर ही जाएगी, एक दिशा में ही चलती है वो। और रसायनानुवर्ती होती है क्योंकि केमिकल से वो कंट्रोल भी होती है और केमिकल से ही वो आगे बढ़ती है। मीन्स कि एंजाइम सिक्रेट होंगे जब परागकण उसका जर्मिनेशन होगा, तो उस वक्त भी वर्तिकाग्र की सतह से भी केमिकल्स निकलेंगे, वसा रेजिन पदार्थ, और जब नलिका को जाना होगा तो वह एंजाइम सिक्रेट करेगी। तो इस तरह से ये एक दिशीय यानी अंडाशय की ओर होती है और रसायनानुवर्ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो जब पराग नलिका, हमने देखा कि सबसे पहले परागकणों का अंकुरण हुआ, फिर पराग नलिका बनी। तो अब ये पराग नलिका बीजांड में कैसे प्रवेश करती है, तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट है बीजांड द्वारीय पोरोगेमी, दूसरा है निभागीय चलाजोगेमी, तीसरा अध्यावरणीय मेजोगेमी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश कैसे होता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होते हैं उनमें बीजांड के जो बीजांड द्वार होता है, ये रहा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार की तरफ से पराग नलिका का प्रवेश होता है। ये पोलन ट्यूब है जो कि बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करती है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल में होता है। ओव्यूल के टाइप्स के बारे में आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो अब देखेंगे बीजांड द्वारीय प्रवेश। पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। एग्जाम्पल, अधिकांश पौधों में बीजांड द्वारीय प्रवेश ही होता है। निभागीय प्रवेश जो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभागीय छोर से, ये निभाग की तरफ से प्रवेश करती है। ये थोड़ा
ये नॉर्मल पथ नहीं है। नॉर्मल पथ तो माइक्रोपाइल की तरफ से, बीजांड द्वार की तरफ से ही होता है। लेकिन कुछ पौधे जो हैं जैसे कैजुराइना में सबसे पहले इसको देखा गया था, कैजुराइना जुगलेंस बिटूला, इनमें निभा के और छोर की तरफ से परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, ये परागनलिका है, ये बीजांड में प्रवेश कर रही है, ये निभा के छोर से। ठीक है, और तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश या मिजोगेमी। जब परागनलिका बीजांड में अध्यावरणों को बेधते हुए प्रवेश करती है, यानी अध्यावरणों के अंदर से इनको बेधते हुए जब परागनली बीजांड में प्रवेश करेगी तो इसे अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरबिटा और पॉपुलस। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश वेरी इंटरेस्टिंग। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, इन ओव्यूल तीन तरह से, बीजांड द्वारीय यानी बीजांड द्वार की तरफ से, निभागीय यानी निभाग की तरफ से परागनलिका प्रवेश कर रही है, और मिजोगेमी यानी अध्यावरणों को तोड़ते हुए, अध्यावरणों को बेधते हुए है। तो ये तीन पाथ है पोलन ट्यूब के ओव्यूल में जाने के लिए। अब देखेंगे परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कैसे करती है, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो से। तो भ्रूणकोश में परागनलिका जब बीजांड द्वारी छोर से प्रवेश करती है तो एक मार्ग, निम्न में से एक मार्ग चुनेगी। ठीक है, या तो वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से जाए, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये अंड कोशिका है और ये सहायक कोशिका। ठीक है, ये तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये केंद्रीय कोशिका, और ये बीच वाली जो है जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये अंड कोशिका है, और ये दोनों इधर वाली और ये सहायक कोशिकाएं हैं। तो एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच में से परागनली जाए, या फिर भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से। तो ये एक सहायक कोशिका है और ये भ्रूण कोश की भित्ति है, इन दोनों के बीच से जा सकती है। ठीक है, भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य से एक सहायक कोशिका को बेधते हुए, या ये जो एक सहायक कोशिका है इसको ये बेधते हुए एंट्री करे, ये भी हो सकता है। तो दो सहायक कोशिकाओं में से जब परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होगा, यानी प्रवेश के हमने तीन पाथ देख ली, या तो एक अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से जाए, ठीक है, या भ्रूण कोश की भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से, ये भ्रूण कोश की भित्ति, ये सहायक कोशिका, इनके बीच में से जाएगी, या फिर एक सहायक कोशिका को बेधते हुए प्रवेश करेगी। अब जब पराग नलिका एम्ब्रियो सैक में या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो क्या होता है? पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश निम्न चरणों में होता है। दो सहायक कोशिका में से एक कोशिका, एक सहायक कोशिका जो है वो पराग नली के भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व ही अपहासित हो जाती है। ठीक है, पराग नलिका अपहासित सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा उसमें प्रवेश करती है, क्योंकि जब वो डिजेनरेट हो जाएगी, अपहासित होने लग जाएगी, तो उस जगह से पोलन ट्यूब है वो प्रवेश कर जाएगी। सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंचने के पश्चात पराग नलिका का शीर्ष और शीर्ष के नीचे एक छिद्र विकसित हो जाता है। जो पराग नलिका है उसका जो टिप है उसमें और शीर्ष के नीचे एक छिद्र विकसित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक व कुछ कोशिका द्रव्य भी मुक्त हो जाता है। अब दोनों में से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से मिलेगा और दूसरा नर युग्मक है वो इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से अब होगा द्विनिषेचन और त्रिक संलयन। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तीन तरह से प्रवेश है। प्रवेश के बाद सहायक कोशिका अपहासित होती है और पराग नलिका सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा उसमें प्रवेश करेगी, और पराग फिर प्रवेश करने के बाद पराग नलिका के शीर्ष और शीर्ष के नीचे एक छिद्र विकसित होगा, जिससे नर युग्मक, दो नर युग्मक और कोशिका द्रव्य का कुछ भाग भी मुक्त हो जाता है। अब है द्विक निषेचन और त्रिक संलयन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इस चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं
कि ये परागनलिका आ रही है और परागनलिका में है 2 नर युग्मक। ठीक है, ये परागनलिका एम्ब्रियो सैक में या भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये अपने दोनों नर युग्मक को इसमें मुक्त कर देती है। दोनों, और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सहायक कोशिका जो है वो डीजनरेट हो गई है, यानी कि नष्ट हो गई है। और अंड कोशिका है, एक तो नर युग्मक 2 फ्री होंगे, 2 में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर युग्मनज बना देता है, यानी कि जायगोट। जायगोट बना देगा युग्मनज। और द्वितीयक केंद्रक के साथ दूसरा नर युग्मक जुड़ेगा और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक जो है वो भ्रूणकोश केंद्रक बना देगा। तो ये 2 केंद्रक फ्री हुए, ये 1 और ये 2। दोनों में से एक केंद्रक जो है वो अंड कोशिका के साथ संयुक्त हो जाएगा और बना देगा युग्मनज या जाइगोट। और दूसरा केंद्रक जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है बीच में सेंट्रल सेल है केंद्रीय कोशिका, उसके साथ संयुक्त होके एंडोस्पर्म प्रिकर्सर या फिर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। और तो इस तरह से एंडोस्पर्म प्रिकर्सर बन गया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और दूसरा एम्ब्रियो प्रिकर्सर यानी कि भ्रूण जो है युग्मनज बन जाते हैं। तो भ्रूण कोश में अंड कोशिका व एक नर युग्मक के संयोग से युग्मक संलयन होता है, इसे सिनगेमी भी कहते हैं, इससे युग्मनज बनता है। तो ये ही सत्य निषेचन है, इसे संयुग्मन और सिनगेमी कहते हैं। भ्रूण कोश में अंड कोशिका का एक नर युग्मक से संयोग, यह है युग्मक संलयन। ये ट्रू निषेचन है, ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसे सिनगेमी कहते हैं। इसके द्वारा जो केंद्रक मिलता है जायगोट का वो द्विगुणित होता है। और दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक या सेंट्रल सेल में जो द्विगुणित केंद्रक है ये इसके साथ संयुक्त होकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है, 3n। इसे त्रिक संलयन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन। यह त्रिगुणित जो केंद्रक है ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि विकसित होते हुए भ्रूण को या एम्ब्रियो प्रिकर्सर है, युग्मनज है, जिससे कि आगे भ्रूण बनेगा, उस विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कौन? भ्रूणपोष, जो कि इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष बनता है, जो कि इस विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो अंड कोशिका प्लस नर युग्मक मिलके बनाया युग्मनज, इसे कहा सत्य निषेचन या संयुग्मन। और द्वितीयक केंद्रक जब दूसरे नर युग्मक के साथ मिलता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और ये त्रिगुणित होता है। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन की घटना को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं, जिसकी खोज की थी नवास्चिन ने और लिलियम और फ्रिटिलेरिया नामक प्लांट में। अब द्विनिषेचन का महत्व, द्विनिषेचन का महत्व बताने से पहले ये देखिए इस चित्र में और भी क्लियर बताया है कि ये पोलन ट्यूब आई है, सहायक कोशिका के पास से पोलन ट्यूब आई यानी कि परागनलिका, इसमें है ये 2 नर युग्मक। दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त हो जाता है और ये बना लेता है युग्मनज, और दूसरा नर युग्मक जो है वो सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका के साथ संयुक्त होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। अब द्विनिषेचन क्रिया का महत्व क्या है? द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो भ्रूणपोष होता है उसमें मात्रक और पितरक दोनों गुण होते हैं, क्योंकि इसमें मात्र कोशिका का केंद्रक होता ही है, ये केंद्रीय कोशिका का केंद्रक होता है, और पैतृक गुण यानी नर युग्मक होता है। तो मात्रक और पैतृक गुण होने के कारण यह संकर ओज प्रदर्शित करता है। और भ्रूण कोश जो है, भ्रूण पोष जो है भ्रूण को भोज्य पदार्थ प्रदान करने में मदद करता है। ये भ्रूण पोष है। भ्रूण पोष भ्रूण को
भोज्य पदार्थ प्रदान करने में मदद करता है। इससे भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है और अच्छे स्वस्थ बीज का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज हमने निषेचन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से निषेचन होता है, किस तरह से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि किस तरह से परागनलिका का बीजांड में प्रवेश हुआ, किस तरह से परागनलिका बनी, उसकी वृद्धि कैसे हुई। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं जल्दी। आवृतबीजी पादपों में निषेचन है नर में मादा युग्मकों का संलयन। पराग कणों का अंकुरण हुआ। अंकुरण के बाद किस तरह से अंकुरण नलिका बनी और अंकुरण नलिका की वृद्धि कैसे हुई, ये पराग नलिका की वृद्धि। और फिर उसके बाद किस तरह से पराग नलिका ने बीजांड में प्रवेश किया और भ्रूण कोश में किस तरह से इसने प्रवेश किया। 3 इसके पथ थे। ठीक है, और फिर कैसे द्विनिषेचन और त्रिक संलयन हुआ और द्विनिषेचन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने देख ही लिया कि एक तो भ्रूणपोष जो है उसमें मात्रक और पैतृक गुण होते हैं, एक भ्रूणपोष भ्रूण को भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक को लेके आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय।